दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक घर में एक बुढ़िया थी। उसके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन बुढ़िया अकड़ थी। तो वो अपनी अकड़-अकड़ में वो जो अपनी उसकी जो पुत्रवधू यानी बहू हुआ करती, उसको काफ़ी कुछ सुना दिया करती। और ये कहा करती बार-बार कि जो तुम्हारा घर है ना, वो मेरे कारण चल रहा है। जिस दिन मैं नहीं रही ना, उस दिन तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा और तुम्हारे घर का ये हाल होगा और वो हाल होगा और तुम खाना खाने लायक नहीं बचोगे। इतनी तुम्हारे उसमें गरीबी आ जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारे घर में। चलो वो जो बहू थी, 1-2 बार सुन ली उसने। लेकिन आजकल की जो बहू है ना, वो सास-ससुर की नहीं सुना करती, वो लगभग अपनी माँ की ज़्यादा सुनती हैं। ख़ैर चलिए कोई बात नहीं। तो उसने जब ये देखा ना कि बुढ़िया तो बार-बार कह रही है, तो उसने एक दिन उस बहू ने उस बुढ़िया को चलता कर दिया। सवेरे-सवेरे वो झगड़ा करने लगी, तो उसने पुत्रवधू ने कह दिया, "चल तू, हम हमारा तो नाश हो लेगा, तू लेकर आ देता है।" तो उसने फिर कही, "देख मेरे को तुम मनाना आओगे, मैं आऊँगी नहीं।" बोला, "ठीक है, मत आइए, मनाना आवा तो आ जाइए, नहीं तो मत आना।" वो बुढ़िया घर छोड़ के चली गई सवेरे-सवेरे। तो सवेरे घर छोड़ के तो चली गई ना, तो उसने खाना खा रखा था ना और कुछ, लेकिन डिठोरा बोलते हैं ना, गुस्सा यानी अहंकार इतना ज़्यादा था, बगैर खाए निकल गई घर से। तो कल्लेवार हो गई, कोई नहीं आया घर से बुलाने के लिए। दोपहर हो गई, फिर भी कोई नहीं आया, बुढ़िया को भूख लग रही। तो उसने सोची ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन उसमें अहंकार इतना, डिठोरा इतना, घर जाए तो जाए कैसे? वो ये कहने लग रही है कि मैं तुम्हारा घर है जो मेरे कारण चल रहा है, मैं नहीं रही ना, तो तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा, तो अब कैसे घर में बढ़े? तो उसने फिर और इंतज़ार किया, तो थोड़ी शाम हो गई, घर से कोई भी फिर लेने नहीं आया। घरवालों ने बिल्कुल छोड़ दिया, किसको जाना है तो जाओ। यानी उसके लड़के ने भी और उसकी पुत्रवधू ने भी और बच्चों ने भी कह दिया, जाना तो जाने दो इसको। तो लास्ट में दोस्तों जब रात हुई तो बुढ़िया घबरा गई। तो उसने सोचा अब क्या हो, अब तेरे तो अहंकार की भी मिट्टी पलीद हो गई और तेरे को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो फिर उसने एक जुगाड़ लगाया। और जुगाड़ ये था दोस्तों कि उसने एक बकरी थी, वो जाने लग रही थी, तो उसने उस बकरी को पकड़ लिया और बकरी का कान पकड़ के ना वो ज़बरदस्ती उसको अपने घर की तरफ ले जाने लगी। लेकिन साथ में ये डायलॉग और मारने लगी, "आके बकरे की माँ, मेरे को मत ले जा उस घर में, मैं नहीं जाती उस घर के अंदर, मैं जाऊँगी आते फिर वही बात हो जाएगी, वो लोग मेरी सेवा पानी करेंगे, वो लोग मेरा वो करेंगे और मैंने तो ये कह दिया मेरे बगैर उनका घर नहीं चलेगा। बकरे की माँ तू मान ले मेरी, तू मेरे को मत ले जा।" हालाँकि उस बकरी का कान वो ज़बरदस्ती पकड़ रही थी, अपने घर की तरफ वो लेके जाने लग रही थी बुढ़िया। लेकिन अपने अहंकार को वो रखने के लिए बार-बार, अब क्योंकि जो बकरा होता है वो बकरी का से पैदा होता है, तो बकरे की माँ तो वो हो ही गई और वो बार-बार घर तक वो ये कह के ले जाए, "बकरे की माँ मैं नहीं जाना चाह रही, मत ले जा मेरे को घर में। बकरे की माँ मेरे को मत ले जा इस घर में", और चुपचाप जाके वो घर में घुस गई दोस्तों। आजकल ऐसा ही है कि नेताजी हैं जो अपने आप को बब्बर शेर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं वो आदमी था जिसके कारण सरकार बनी और अगर मैं नहीं होता तो सरकार नहीं बनती, और मैं वो बब्बर शेर हूँ जो तुम्हें अर्श से उठा के ना फर्श पे ला सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? यानी पार्टी के अध्यक्ष को और पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को इस तरह घुराने लग रहे हैं, जबकि मेरा अपना ये मानना है उनकी खुद की जो ताकत है वो खरगोश जितनी है। और अपने आप को वो बब्बर शेर कह रहे हैं, अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूँगा मैं तुम्हारी पार्टी को। तो दोस्तों आपसे सवाल ये है कि वो कौन ऐसा नेता है जो खुद की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन खुद एक पार्टी को जो वास्तव में बब्बर शेर है, उसको ये कहने लग रहे हैं कि मैं तुम्हें अर्श से उठा के फर्श पे ला सकता हूँ और मैंने ही तुम्हें फर्श से अर्श पे पहुँचाया। तो दोस्तों आप उस नेताजी का नाम बताइए, तब तक मैं अभी गया और अभी आया। एक निवेदन है आपसे कि तब तक आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मैं बस 5 सेकंड के अंदर अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल मीडिया में एक लड़ाई चल रही है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, वो है कुलदीप बिश्नोई जी और भारतीय जनता पार्टी। तो मामला ये है कि जो राज्यसभा की सांसद है रेखा शर्मा जी, उन्होंने पंचकुला के अंदर किसी फंक्शन में ये कह दिया कि उससे पहले जो पंचकुला में है वो चंद्रमोहन बिश्नोई और ये जो भजन लाल जी की बदमाशी के कारण सरकार चलाया करती है और अब ऐसा नहीं होगा। तो उनकी इस बदमाशी के शब्द से दोस्तों कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ा गुस्सा आया और साथ में 1-2 दिन के बाद ये जो अपने का इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मोहन लाल बड़ोली जी, इन्होंने भी किसी फंक्शन में चाहे भजन लाल जी को भजन लाल कह दिया होगा खाली। तो वो और भी ज़्यादा बढ़ गए, तो उन्होंने कहा
एक तो रेखा शर्मा जी के बारे में कहा कि मेरे पिताजी के बारे में कैसे कह दिया कि उन्होंने बदमाशी और चलाया, माफ़ी माँगिए और नहीं तो मैं पार्टी को अर्श से जो मेरे कान गई थी वो फर्श पे ला दूँगा। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल भड़ोली, ये थोपा हुआ प्रदेश अध्यक्ष है, नहीं तो इसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि खुद चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो कैसे जिता देगा। और पार्टी मोहन लाल भड़ोली को नोटिस जारी करे और वो माफ़ी माँगे। और नहीं तो मैं जानते हूँ मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी जो थे इतने महान लीडर थे और उनके बारे में जो इतना कुछ कहा, तो मैं उन्हीं का लड़का हूँ। और मैं 1 मिनट के अंदर जो मेरे कारण बीजेपी जीती है, 2 बार सत्ता में मेरे कारण आई है, मैं बीजेपी को फर्श पे भी ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ बब्बर शेर। तो ये उन्होंने कहा। हालाँकि अब इसके ऊपर बीजेपी का जो पलटवार है वो उसको नोटिस भेजने लग रहे हैं और उसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई शायद वो पार्टी से निकाल भी दें, या देखते हैं जो कुछ भी होगा। तो दोस्तों जो अपने कुलदीप बिश्नोई जी ने जो कहा है कि मैं बब्बर शेर हूँ और मेरे कारण से सरकार सत्ता में आई है और मैं इसको वापस अर्श से लेके फर्श पे लाने की कैपेसिटी रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, क्योंकि मैं एक बब्बर शेर हूँ। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर देखते हैं कि वो बब्बर शेर हैं या नहीं है। और रही बात एक कांग्रेस उनके कारण आई है, तो एक अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत जी हैं, उनकी लड़की आरती राव जी ने भी एक फंक्शन में कहा था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार, जो बिल्कुल बीजेपी को भी विश्वास नहीं था, हमने सोचा और ये हमारे कारण आई। उनकी बात में तो कुछ हद तक दम लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो अहिरवाल के नेता हैं और कम से कम 7-8 सीटों के ऊपर उनका काफ़ी दबदबा है, उनका अधिकार है, पकड़ है। और राव इंद्रजीत जी एक मजबूत नेता है, जबकि कुलदीप बिश्नोई जी का तो उनके सामने कहीं कोई भी नहीं टिकता। तो उनकी बात के ऊपर तो 1 मिनट के लिए भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि नायब सिंह सैनी जी ने उन्होंने उनको जवाब भी दिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने। लेकिन ख़ैर वो किस्सा यहाँ का नहीं है, तो यहाँ का मामला चला है कुलदीप बिश्नोई जी का। तो थोड़ा हाँ कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति पे वो करते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं कि क्या वो वास्तव में बब्बर शेर हैं या नहीं है, और बीजेपी ने चौधरी भजन लाल जी का कोई अपमान किया है या नहीं किया है, इस बात के ऊपर थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। तो दोस्तों 2005 में जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो 67 सीटें आई थी। नो डाउट वो जो सीटें थी वो चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में थी। लेकिन सीएम बना दिया भूपेंद्र हुड्डा जी को, और भजन लाल जी को नहीं बनाया। तो सोनिया गांधी जी ने उनको ये ऑफर दे दिया था कि चंद्रमोहन जी को तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, और जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उनको सेंटर में वो दे दिया जाएगा, पद दे दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। हालाँकि जो ये भजन लाल जी इस चीज़ के ऊपर खुश थे और वो नाराज़ भी नहीं थे, क्योंकि पार्टी हाईकमान से इतने बड़े उससे पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। वो उस चीज़ को स्वीकार भी कर लेते, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये स्वीकार कर लिया पद, तो हमारे जितने भी राजनीति अब खुद के बेस पे जो राजनीति वो हो जाएगी ख़त्म। इसलिए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी ने और उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से 2007 में बना ली नई पार्टी। और 2009 में दोस्तों चुनाव लड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस के उसमें चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई जी ने और सीटें आई 6 कुलदीप बिश्नोई जी समेत, यानी 5 एक्स्ट्रा और 1 वो। लेकिन उस टाइम कांग्रेस के पास थी 40 सीट और इनेलो के पास थी 31 सीट, और दोस्तों निर्दलीय उसमें जीते थे, शायद ये 7 निर्दलीय थे और 6 बीजेपी की थे। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने सोचा कि जो इनेलो है ना वो सरकार बनाएगी, और वो बीजेपी के जो वो हैं 6 उसके 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी अपने अंदर शामिल कर लेगी, बीजेपी के 4 हैं उनको भी शामिल कर लेगी, और तुम्हारे पास जो है 6 हैं, तो 7 निर्दलीय और 4 वो 11 31 हो, तो 42 में से 6 इनके 48 हो जाएंगे और इनेलो की सरकार बन जाएगी। और अगर इनेलो सरकार नहीं भी बना पाती तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो वो अपने आप को समझ रहे थे किंग मेकर, और दोनों जगह वो बार्गेनिंग करने लग रहे थे कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने लगभग 1 महीना खराब कर दिया, और 1 महीने में जो उनके 5 विधायक आ गए थे, उन्होंने सोचा कि अगर सेटिंग हो भी गई तो मलाई तो कुलदीप बिश्नोई जी खा जाएंगे, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ना नहीं, हमें तो एक तरह से ये बेच रहे हैं। और उन्होंने डायरेक्ट भूपेंद्र हुड्डा जी से बात कर ली, 5 के 5 जो थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी में उन्होंने दे दिया समर्थन, यानी वो उसमें शामिल हो गए एक तरह से। हालाँकि बाद में कुलदीप बिश्नोई जी ने कोर्ट में केस भी किया। जब कोर्ट में केस किया तो मैं पत्रकारिता किया था, तो मैंने लिखा था कि 2014 में रिजल्ट आएगा इसका, वही हुआ, उसका रिजल्ट आया 2014 में, लेकिन तब तक तो अगले चुनाव का वो हो चुका था। अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी आजकल ये ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने जो केस कर रखा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि 1.5 साल तो हो चुका है, बाकी हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, उसमें भी अभी कुछ ना कुछ टाइम और लग जाएगा, और उसके बाद फिर पुनर्निरीक्षण याचिका है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो टाइम इतना लग जाएगा कि उसका फैसला भी 2029 में जब
जब अगले उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी तब रिजल्ट आएगा, तब विजेंद्र सिंह जी जीतेंगे, लेकिन तब तक उसका जीतने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये पक्का होने जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा ही हुआ है। खैर चलिए दोस्तों, तो जब कुलदीप बिश्नोई जी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा तो वो चले गए फिर बीजेपी में। और बीजेपी में जो 2014 के चुनाव हुए उसमें पहले हुए थे लोकसभा के चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया था कुलदीप जी ने और बीजेपी के साथ, तो 7 सीटें तो उसमें बीजेपी की थी और जो उसके हिस्से की 3 सीट आई थी वो हजका के बाटे में हजका के हिस्से में आई थी। तो बीजेपी के तो 7 के 7 सांसद बन गए थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के तीनों हार गए थे। तो वो जब उन ये दिखाई दिया कि कुलदीप बिश्नोई जी का कुछ भी नहीं है, तो गठबंधन में लोकसभा विधानसभा के जब चुनाव आए तो 45-45 पे पहले बात हुई थी कि 45 सीटें मिलेंगी हजका को और 45 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई जी का हाल देखा तो बीजेपी ने मना कर दिया कुलदीप बिश्नोई जी को सीट देने से। ये कहा कि गठबंधन रखना है तो रखो, नहीं तो 20 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। और 20 सीट से ज़्यादा उन्होंने नहीं दी, तो उन्होंने खुद हजका से फिर चुनाव लड़ा 2014 का और 65 उम्मीदवार उतारे, 65 में से सिर्फ 2 जीते। आदमपुर से खुद कुलदीप बिश्नोई जी और हांसी से रेणुका बिश्नोई जी, जो उनकी धर्मपत्नी है वो। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद 2016 में वापस वो आ गए कांग्रेस के अंदर और हजका का मर्ज कर दिया कांग्रेस के अंदर, ये सोच के कि जैसे हरियाणा विकास पार्टी का हुआ था ऐसे इनका होकर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो अपने लड़के दीपेंद्र हुड्डा जी को आगे चल के सीएम बनाना चाह रहे हैं, बड़ा वो बनाना चाह रहे हैं, तो वो किसी और को क्यों बनने देंगे? उन्हीं के कारण तो बाद में रणदीप सुरजेवाला जी है, उनको भाव नहीं मिला, उन्हीं के कारण तो फिर राव इंद्रजीत जी छोड़ के गए, उन्हीं कारण बीरेंद्र सिंह जी छोड़ के गए, और मतलब जितने भी नेता थे उनके कारण छोड़ छोड़ के चले गए। तो कुलदीप बिश्नोई जी का उसमें कहाँ से नंबर आता है? कुलदीप बिश्नोई जी को कैसे नेता बनने देते भूपेंद्र हुड्डा जी? उसके बाद जो कुमारी शैलजा जी को जो काम नहीं करने दिया अध्यक्ष पद पे, तो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने सोचा कि अब मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता हूँ। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो बनना तो दूर की बात, भूपेंद्र हुड्डा जी ने राहुल गांधी जी से मिलने का टाइम तक नहीं लेने दिया। तो उसको देख के न कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, वो वापस फिर उसमें चले गए, बीजेपी में चले गए कुलदीप बिश्नोई जी। तो मैंने फिर भी लिखा था कि कुलदीप बिश्नोई जी की बीजेपी में दाल नहीं गलेगी। और जब वो रिजाइन करके गए तो जो उपचुनाव हुए आदमपुर से, उनके लड़के भव्य बिश्नोई जी को टिकट दे दी बीजेपी ने और वो चुनाव जीत गए। उसमें अकेले कुलदीप बिश्नोई जी का नहीं, बीजेपी का भी रोल था, इसलिए वो जीत गए। अब बारी आई 2024 के चुनाव की। तो 2024 के चुनाव में भव्य बिश्नोई जी को तो आदमपुर से टिकट मिल गया था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी अपने लड़के भव्य बिश्नोई जी को भी आदमपुर से नहीं जिता पाए। तो ये देखिए कि उनके पास रह क्या गया। और बीजेपी की तो ये पॉलिसी है ही शुरू से, डिवाइड एंड रूल को तो छोड़िए, वो तो यूज एंड थ्रो भी करते हैं। जब उनको ये पता दिखाई दिया कि अब तो कुलदीप बिश्नोई जी लाइबिलिटी हो गए एसेट्स की बजाय, तो उन्होंने भाव देना बंद कर दिया। तो भाव देना बंद कर दिया, तो अब मैंने अभी 1-1.5-2 महीने पहले भी वो बनाई थी वीडियो कि कुलदीप बिश्नोई जी के लिए अब कोई भी राजनीति बीजेपी के अंदर नहीं बची हुई है और उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा बीजेपी को। और अब ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो एकदम से जो कुलदीप बिश्नोई जी गुर्राने लग रहे हैं कि मैं किंग हूँ, मैं शेर हूँ, बब्बर शेर हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो बब्बर शेर हैं, तो अभी 2-1 महीने पहले जो नायब सैनी जी की उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब से हरियाणा आज़ाद हुआ तब से लेकर नायब सैनी जी के जैसा अच्छा मुख्यमंत्री, महान मुख्यमंत्री कोई भी नहीं बना है आज तक। तो क्या वो तब अपने पिताजी को, भजनलाल जी को भूल गए थे क्या? क्या वो तब उनको भजनलाल जी महान नज़र नहीं आ रहे थे जो उनको आज नज़र आ रहे हैं? मेरे हिसाब से दोस्तों अब कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी को छोड़ने का एक बहाना तलाश करने लग रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी से निकलूँ। इसीलिए वो अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी बात कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं ना कि बब्बर शेर हूँ मैं, और बब्बर शेर मैं मेरे कारण से जो बीजेपी सत्ता में आई थी, तो उनके कारण कब सत्ता में आई थी? उनकी तो कोई इतनी सीट थी ही नहीं। एक उनका हल्का है आदमपुर का, उससे भी उनका लड़का हार गया, तो कैसे उनके कहने से बीजेपी सत्ता में आएगी? बब्बर शेर वो अब किसी को कह सकते हैं तो वो बीजेपी को कह सकते हैं। और अगर आज की परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई जी तो एक खरगोश जितनी ताकत उनमें नज़र आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं बब्बर शेर हूँ, बीजेपी को मैं अर्श से वापस फर्श पे पटक सकता हूँ।
तो दोस्तों ये सिर्फ बीजेपी से पीछा छुड़ाने की, अपने समर्थकों को ये कहने की जो वो है कि देखो मेरे पिताजी का अपमान किया और मैं अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी, यानी अपना वो शेप वो करना चाह रहे। अब बात आती है उसकी, वो जो मैंने कहानी सुनाई थी बकरे की माँ वाली। तो दोस्तों अगर कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी को छोड़ते हैं तो उनके साथ भी वही बनेगी, बकरे की माँ वाली और बुढ़िया वाली। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी नहीं पूछेगा बीजेपी में। लेकिन अब वो जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? अब और जो उनके पास अल्टरनेट है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 3 अल्टरनेट हैं। 3 अल्टरनेट ये हैं कि या तो वो कांग्रेस में वापस करें, या इनेलो में जाएँ, या जसपा में जाएँ, या फिर चौथा ये हो सकता है वो अपनी पार्टी चलाएँ। अपनी पार्टी वो चला के देख चुके हैं, अपनी पार्टी चलाने का उनके अंदर इतना ज़्यादा वो है नहीं कि वो खुद भी आदमपुर से जीत सकें। तो इसलिए अपनी पार्टी का तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर पाएँगे। रही बात अगर वो कांग्रेस में जाते हैं, तो कांग्रेस में तो भूपेंद्र हुड्डा जी आज भी हैं, आज भी दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। जब उन्होंने राहुल गांधी जी से मिलने तक का टाइम नहीं लेने दिया, तो आज उनको कैसे लेने देंगे? जो आज अशोक तंवर जी की हालत है, वही कुलदीप बिश्नोई जी की हालत हो जाएगी भूपेंद्र हुड्डा जी के सामने होते हुए। तो फिर क्या करें? जज़्पा में जाएँ तो जज़्पा का तो मुझे लगता नहीं, मेरे अपने विश्लेषण के अकॉर्डिंग, कि वो 2029 में भी आ पाएगी। अगले 10 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि जज़्पा की अजय सिंह चौटाला जी या दुष्यंत चौटाला जी या फिर दिग्विजय चौटाला जी, उनको किसी तरह की कोई कामयाबी मिल पाएगी। अब रही बात इनेलो की, यानी अभय चौटाला जी की, तो अभय चौटाला जी एक का एक छत्रराज है पार्टी के अंदर। क्या पता कब किस बात के ऊपर नाराज़ हो जाएँ और वो सारी की सारी उनकी मेहनत 1 सेकंड में ख़त्म हो जाए। दूसरा, अगर बात इलेक्शन की करें, तो हो सकता है उनकी 90 में से 90 सीट आ जाए, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि शायद उनकी 8-10 सीट आएँगी 2029 के उसमें। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। मेरा अपना विश्लेषण है ये, जो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी इतनी सीट आई तो इससे फिर उनको मिलेगा क्या? न तो सत्ता में, ज़्यादा से ज़्यादा वो बीजेपी के पास चले जाएँगे, उनके सहयोग कर देंगे। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी है। फिर 2029 के चुनाव में फिर सीटिंग-गेटिंग का फ़ॉर्मूला अपनाएँगे। उन्हीं एमएलए को टिकट दिलवाएँगे और फिर जो रिज़ल्ट अब का है वही रिज़ल्ट फिर रहेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो ये इसके चुनाव हुए थे राज्यसभा के, उसमें जो उनका केस खत्म हुआ, सभी जानते हैं किस तरह केस खत्म हुआ। और अभी तो मानेसर का लैंड केस वाला अभी और चल रहा है मामला, वो 2029 में खत्म होगा। तो किस कीमत पे खत्म होगा उसको भी आइडिया लगाने की कोई कोई बड़ी बात तो है नहीं कि उसके ऊपर लोग आइडिया ना लगा पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी के पास कोई अल्टरनेट है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि वो थोड़ा अपनी वो दिखाना चाह रहे हैं, ताकत दिखाना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और सिवाय बीजेपी में टिके रहने के उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और अगर बीजेपी में भी रहते हैं तो बीजेपी में भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो बीजेपी के लिए लायबिलिटी हैं, असेट्स नहीं है। और एक लायबिलिटी को बीजेपी क्यों ढोएगी? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी की राजनीति है वो शायद ख़त्म हो चुकी है। बाकी ये है कि किस्मत का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस में मुझे नहीं लगता भूपेंद्र हुड्डा जी के होते उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मेरे हिसाब से अब जो कुलदीप बिश्नोई जी दे रहे हैं वो एक गीदड़ बबकी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी होना जाना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अपना विश्लेषण है, कि जो गलत भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और लगता है कि मेरा विश्लेषण गलत है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इसी तरह का निष्पक्ष विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।